हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट कैरी ऑन रहेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स 320, 317, 323A, 328A। जो पूछा गया क्वेश्चन है उसमें प्रशासनिक अधिकरण को किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन किया गया है, वो आर्टिकल 323A है। ये थोड़ा यूजुअल क्वेश्चन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का मेन काम ये होता है कि जैसे स्टेट और सेंटर में जो अधिकारी होते हैं सरकारी पदों पर, उनकी कभी कभी आपस में ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, विवाद की स्थितियां होती हैं, तो इस सब के लिए जो रिलेट करके संसद में नियम कानून बनाए जाते हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल नियुक्त किया जाता है। कभी कभार स्टेट का कोई अधिकारी सेंटर के किसी अधिकारी को लेकर किसी चीज में विवाद स्थिति होती है, ऐसे सभी केसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, विच इज मेंशन्ड इन 323A। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट द इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्शन और इलेक्टोरल प्रोसेस से लेकर 324 से 329 के बीच में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन है, जिसमें अलग अलग है कहाँ पे इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के क्या काम है और कितनी उम्र के व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। एडल्ट सफरेज बोलते हैं, 326 में है वो। और ये सारी बातें किस में हैं? 15वें हिस्से में हैं। आपके संविधान के जो पार्ट्स हैं 22, उसमें 15वें हिस्से में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253। पीडीएफ में कभी कभी मतलब मैं चूक जाता हूं कि क्वेश्चंस को बोल्ड करना भूल जाता है टाइपर, तो उसकी गलती के एस्पेक्ट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन सही से समझ में आए, तो इसकी क्वालिटी को आप इम्प्रूव करके देखिएगा। जब आप क्वालिटी जैसे स्पीड को बढ़ाते हैं, ऐसे क्वालिटी को भी आप इंक्रीज कर लीजिएगा, ताकि पढ़ाई का जो मतलब है, अगर आपने इसको 10 से 12 मिनट देखा तो हर क्वेश्चन आपको प्रॉपरली याद बना रहे। एग्जाम में यही मैटर करता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉ बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 253 ये ताकत देता है। आर्टिकल 253 ये ताकत देता है कि आप किसी भी इंडिया की पूरी टेरिटरी में किसी भी पार्ट के लिए अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बेनिफिट हो रहा है देश का, तो आप उसमें लॉ बना सकते हैं आर्टिकल 253 के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट चेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटी? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी। जितनी भी कमेटी है उसमें मैक्सिमम कमेटीज के जो हेड होते हैं, एक तरीके से जो चेयरमैन होते हैं, वो पीएम साहब होते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, बहुत फेमस है, इसके चेयरमैन पीएम नहीं होते हैं बल्कि यूएचएम होते हैं या यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। विच आर्टिकल हैज द प्रोविजन दैट द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट? ग्रांट्स इन एड का मतलब अनुदान, अनुदान का मतलब धन। तो किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है? किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है? तो आर्टिकल 265 के तहत ऐसा होता है। आर्टिकल 265 के तहत ऐसा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के अभिरक्षक या संरक्षक के तौर पर किसे जाना जाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा सेक्रेटरीट या सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आपका है, इसको क्या जाना जाता है? इसको कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन का अर्थ यही है कि जो कैंडिडेट किसी पार्टी से है, वो उसके बाद इन ड्यूरेशन चुने जाने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है। उनमें कुछ नियम कायदे हैं दूसरी पार्टी में जाने से, इसमें सदस्यता भी रद्द हो सकती है। उसी लॉ को मेंटेन करने के लिए कि जो जिस पार्टी से रहे वो बार बार अपना पाला न बदले, तो पाला न बदले इसके लिए एक प्रोविजन 52nd अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया, जिसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। और ये कब 52nd अमेंडमेंट था? 1985 में।
और 10th शेड्यूल में क्या ऐड किया गया, यही ऐड किया गया कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करने वाला कैंडिडेट अगर कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और ऐसी घटनाएं होती रहती है, हर 5 साल में ऐसे कुछ लोग आते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पॉलिटिकल पार्टी वर्ड हैज बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टी वर्ड ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। एस्टीमेट कमेटी जो है वो लार्जेस्ट कमेटी है। द कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हैविंग 30 मेंबर्स एंड द मेंबर्स इन 30 मेंबर्स में जो आपके मेंबर्स हैं हैविंग 30 मेंबर्स एंड ऑल द मेंबर्स आर फ्रॉम द लोकसभा। ये इसमें इंटरेस्टिंग है कि जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे लोकसभा से हैं। ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज मेंबर और चेयरमैन ऑफ द कमेटी। कमेटी को मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर होगा वो कमेटी का मेंबर या चेयरमैन नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है। ये एक एडिशनल बात है कि एक मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज मेंबर और चेयरमैन ऑफ द कमेटी। चूंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहीं भी आप अगर से कोई एग्जाम ऐसा देने जा रहे हैं जहाँ पे स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट हो सकता है, द लार्जेस्ट कमेटी of the parliament is the committee on estimate. Second number, a minister can be elected as a member of a chairman of the committee. Which of the following is correct? अब स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको घुमा फिरा के वहां पे क्वेश्चन फंसाया जा सकता है, बट इन दिस पर्टिकुलर एसएससी जेईई दे आर नॉट गोइंग टू आस्क इन स्टेटमेंट फॉर्म एज पर एज माय व्यू इज कंसर्न। इन द लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड द वे दे हैव नॉट आस्क्ड इन स्टेटमेंट फॉर्म। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। The phrase equality before law used in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of। Equality before law Article 14 में है, इसको कहाँ से लिया गया, बारो कहाँ से किया गया है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से बारो किया गया है, यूके गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट से बारो किया गया, इंग्लैंड गवर्नमेंट से बारो किया गया। तीनों नाम एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑप्शन में अलग अलग करके वेरी करके पूछे जाते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका ब्रिटिश से। अगर यही पे थोड़ा सा पूछ दिया जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहां से बारो किया गया है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसओ से बारो किया गया है। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ब्रिटेन होगा। आर्टिकल 14 को भी दे सकते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू से इक्वलिटी बिफोर लॉ, दे आर गोइंग टू से द फंडामेंटल थिंग दैट इज discussed in the article 14 has been taken or borrowed from which of the following constitution. In that particular case you have to also mention that Britain is the correct answer. According to which article of Constitution of India the chief minister is appointed by the governor of a state? आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर को गवर्नर ऑफ ए स्टेट अपॉइंट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, इसमें आप गवर्नर को एडवाइस करते हैं। आर्टिकल 166 जो है वो एड्रेसेस हाउ ए स्टेट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट इट्स बिजनेस, इसमें स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करनी चाहिए, क्या कर्तव्य है, तो उसको मेंशन किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आर्टिकल 164 विच इज रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल्स? जो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी है वो 15 के 4th और 16 के 4th में मेंशन है, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? न्याय पंचायत को बनाने के लिए किस कमेटी या कमीशन ने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी राव कमेटी, सरकारिया कमीशन। दिसंबर 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अशोक मेहता कमेटी को अपॉइंट किया था टू रिकमेंड ए स्ट्रक्चर फॉर पंचायती राज, और उसमें न्याय पंचायत के क्रिएशन को रिकमेंड किया गया था, और इसका करेक्ट ऑप्शन अशोक मेहता कमेटी होगी। अगर यही क्वेश्चन हो जाता, व्हेन अशोक मेहता कमेटी रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत और ए स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो 1977। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द पंचायत? पंचायत में एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? तो ये बात 243 के डी में मेंशन की गई है। ग्राम पंचायत की बात
कहाँ मेंशन की गई है, तो 243A की बात की गई है। जो सभाएं होती हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मेंशन किया गया है, तो वो 243B में किया गया है। और इनसे रिलेट करके कैसे उसको चलाया जाएगा, कंपोजिशन क्या है, तो 243C ग्राम सभा, पंचायत का एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन ऑफ पंचायत 243C, और रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन पंचायत 243D। 243A से लेके 243O तक आपको चीजें अगर एक जगह लिख लेते हैं तो आप पॉसिबिलिटी मानो 243D सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें SC ST रिजर्वेशन है, पंचायत से रिलेट करके पूरा का पूरा एक जो स्ट्रक्चर है आपका पंचायत का, उसको इसमें शामिल किया गया 243 में। तो इट्स इज बेटर टू हैव ए लुक ओवर दैट। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन, सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। पंचायत मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट, और ये स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट में आता है और पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी ये कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट आती हैं। तो यहाँ पंचायती राज जो आएगा वो स्टेट लिस्ट में आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, मानवाधिकार जो आपका है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन है जस्टिस एम एन वेंकट चिलैया, जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस K रामास्वामी, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स, मतलब मैक्सिमम नंबर, अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी से PAC भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 22 है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा से कैंडिडेट 15 हो सकते हैं और राज्यसभा से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट 7 हो सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 15 हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द 12th शेड्यूल इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10th शेड्यूल की बात की थी तो 52nd अमेंडमेंट 1977 था, शायद 1985 था, 52nd अमेंडमेंट 1985। अब 12th शेड्यूल की बात करें तो 12th शेड्यूल जो ऐड किया गया था वो 74th अमेंडमेंट था और ईयर था 1992। 12th शेड्यूल जो ऐड किया गया था जिसमें पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, किसमें है? 12th शेड्यूल में है। किस अमेंडमेंट के थ्रू एड किया गया था? 74। ईयर की कौन सी बात थी? 1992। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द 73rd अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स टू गिव इफेक्ट टू वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड इन। जो 73rd अमेंडमेंट है वो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, उनमें बहुत सारी चीजें हैं। इसके थ्रू DPSP में जो चेंजमेंट किया गया है टू गिव इफेक्ट टू वन ऑफ द DPSP मेंशन्ड इन, DPSP आप समझ सकते हैं 36 से 51 में दिया हुआ है, उसमें से ये सारे आर्टिकल आ सकते हैं। किस आर्टिकल को प्रभावित कर रहा है 73rd अमेंडमेंट? तो आर्टिकल फोर्स टू गिव इफेक्ट टू वन ऑफ द DPSP मेंशन्ड इन, तो आर्टिकल 40 में है, वो आर्टिकल 40 में है जिसमें आप पंचायत संबंधी बातें मेंशन करते हैं, उसको 73rd अमेंडमेंट ब्रॉट इनटू फोर्स टू गिव इफेक्ट टू वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मेंशन। अब आप ये देखिएगा कि क्या मतलब 40 में जाके 73rd अमेंडमेंट ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद एडल्ट सफरेज? जब अभी हमने इलेक्शन की बात की थी कि 324 से 329 में सब कुछ मेंशन है इलेक्शन से, उसमें एडल्ट सफरेज भी है, मतलब किस उम्र के व्यक्ति पहले वोट डाल सकते थे, फिर कितने उम्र के डाल सकते थे, अब कितने उम्र के डाल सकते, ये सारी चीजें उसमें कैटेगराइज ABC करके ओवर द ईयर जैसे चेंजमेंट हुए मेंशन है। तो आर्टिकल मैंने बोला था 326 आर्टिकल है विच इज रिलेटेड टू एडल्ट सफरेज, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन लिस्टेड फॉर पंचायत अंडर 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पंचायत के लिए कितने सब्जेक्ट लिस्ट किए गए हैं 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? भी क्वेश्चन ना स्क्रीन पे आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शंस में 18, 28, 19, 29 सब्जेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है 29 सब्जेक्ट। 29 सब्जेक्ट आपके 29 सब्जेक्ट मेंशन है
किसके लिए, पंचायत के लिए, किसमें, अंडर 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 20 क्वेश्चन आपके सामने थे। होपफुली आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा एज मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस या फ्री फुल मॉक टेस्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।